डू, डज और डिड एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा अंग्रेजी में इग्नोर हो जाता है, लेकिन ये बहुत सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस में काम आता है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज डू, डज और डिड की कदर करना सीखेंगे। रिजल्ट इसका ये होगा कि आपकी अंग्रेजी बहुत इंप्रूव हो जाएगी और आप बढ़िया से अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो पाएंगे। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में, आज की वीडियो में। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। आपको अंग्रेजी पढ़नी है, सीखनी है, बोलनी है, समझनी है। अंग्रेजी से संबंधित आपको कोई सी भी नॉलेज अपने अंदर अगर चाहिए, इंप्रूवमेंट खुद में करनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और रोज की क्लासेस जब आती है उसको अटेंड करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिए। साथ ही हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना भी मत भूलिएगा, ताकि वहां पर जो हमारी पेड क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, वो सब आपको पता चले और आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेकर के वहां पर अपने नॉलेज को एनहांस कर पाए। सबसे पहले बात करेंगे डू की। तो डू और डज को अपन साथ में पढ़ेंगे, डिड को थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। रीजन बीइंग डिड थोड़ा सा अलग है, राइट। तो डू और डज को साथ में पढ़ेंगे क्योंकि डू और डज में बहुत सारी चीजें कॉमन है। ऐसे बता दूं तो डू, डज, डिड तीनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है, बट स्टिल अगर टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डू, डज ये एक तरफ आ जाते हैं और डिड जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है, ठीक है। तो हम डू और डज को एक साथ पढ़ेंगे, डिड को जो है वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पैरेलली डू और डज को पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। इनफैक्ट सिमिलैरिटी ही सिमिलैरिटी है, बस डिफरेंस एक ही है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, कैसा है, वो सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं डू की, जो कि मुख्यतः दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक मेन वर्ब के तौर पर और एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। मुख्य क्रिया मेन वर्ब, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे लगता है नहीं है। मुख्य का मतलब आप समझते हैं और सहायक का मतलब आप समझते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो जब ये मुख्य क्रिया के तौर पर यूज हो, यानी कि मेन वर्ब के तौर पर जब डू का यूज होता है, तो इसको या तो इंस्ट्रक्शन के तौर पर यूज करते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि इसको करो, है ना, करो। जब आप कह रहे हो, इंस्ट्रक्शन किसी को दे रहे हो, तो आप सिंपली डू का यूज कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी इसके यूजेज हैं। ये करना, किसी भी चीज को करने को दर्शाता है। तो जब भी आप करना जैसा कुछ अपने यूज में, वर्ड में, वाक्य में यूज कर रहे हैं, तो आपको डू का इस्तेमाल करना होगा, बस कुछ एक रूल्स को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले जैसे आप कहते हैं ना कि मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं, ठीक है। तो आप यहां पर करने की बात कर रहे हैं, जो काम आप करते हैं उस काम को करने की बात कर रहे हैं। बेसिकली एक प्रोसेस की बात हो रही है। तो आप यहां पर डू का यूज आपको करना पड़ेगा। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। लेकिन आपको ध्यान जिस रूल का रखना है डू को इस्तेमाल करने से पहले, वो आपके सामने है। डू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई, यू, वी और दे के साथ। ये याद रखिएगा। मतलब जिस वाक्य में आप यूज करने जा रहे हो, उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली क्लास में ऑलरेडी करा चुकी हूं, बस कुछ दिन पहले ही कराया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल ही नवाइस है, आपको बिल्कुल ही मतलब नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वो क्लास ऑलरेडी करा रखी है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि वो बेस अगर आपके पास नहीं है तो बेसलेस है बाकी सब चीज पढ़ना, ठीक है। एक सेंटेंस कैसे बनता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए अंग्रेजी में, वाक्य बनाने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है। डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, बहुत बात की बात है, पहले वाक्य बनाना सीख लो, राइट। तो वाक्य में अगर सब्जेक्ट के जगह पर आपके पास आई, यू, वी और दे है, तो आप डू का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होकर के आप कर सकते हैं। और कुछ मतलब जैसे मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, है ना, इस तरीके से यूज होता है। अब मैंने बताया था डू और डज को जो है साथ में अपन पढ़ेंगे, तो डज की बात कर लेते हैं। चलिए, डज साथ में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि डज का इस्तेमाल भी मुख्य क्रिया के तौर पर होता है और सहायक क्रिया के तौर पर होता है। सिंपल मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर होता है दोनों। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है, डज का मतलब भी करना होता है ना। लेकिन हाँ, इसको आप इंस्ट्रक्शन के तौर पर नहीं यूज कर सकते। ये एक डिफरेंस हुआ, है ना। और ये बहुत बारीक डिफरेंस है, बहुत माइक्रो डिफरेंस है, नहीं बताता कोई आपको, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब आप जब सब कुछ जानोगे ना, तब जाकर आप सही तरीके से उसको यूज कर पाओगे, है ना। तो डज को इंस्ट्रक्शन के तौर पर तो नहीं यूज कर सकते, डू को इंस्ट्रक्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं। ऑर्डर देने के तौर पर डू को यूज कर सकते हैं, डज को नहीं यूज कर सकते। करना, ये भी करना को ही सिंपलाइज करता है, याद रखिएगा। अभी तक हम डू और डज का मेन वर्ब का यूजेज ही पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब तक अभी तक हम लोग आए नहीं हैं, वो क्लास के आगे हिस्से में है। तो क्लास को पूरा देखना जरूरी है, बिकॉज मतलब तभी आपकी नॉलेज कंप्लीट होती है। क्लास कंप्लीट होती है, नॉलेज कंप्लीट होती है। क्लास अधूरी, इन शॉर्ट नॉलेज भी अधूरा, ठीक है।
जैसे वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। क्लियर, बहुत आसान है, एकदम सिंपल सी बात है। डज के लिए रूल समझ लीजिए, डज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। तो डू और डज के रिगार्डिंग आपको ये दोनों रूल जो है याद रखने ही रखने हैं। इसको गांठ बांध के अपने दिमाग में कहीं डाल लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे डिड की, राइट। डिड का इस्तेमाल अगेन मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, दोनों के तौर पर होता है। कैसे अलग है चलिए बताती हूं। डिड का मतलब होता है किया, जब ये मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर यूज हो, किया, ठीक है। डिड का मतलब क्या होता है, किया। जैसे हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क। आप यहां पर समझ पा रहे हैं काम जो है वो हो चुका है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने अपना काम किया, अब तुमको जो करना है तुम करो, मतलब आपने काम कर लिया है, ठीक है। हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क, हमारा जो काम था हमने किया, ठीक है। काम जो है वो हो चुका है। तो डिड का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जाता है। रूल समझ लीजिए डिड का, जो कि बहुत आसान है। डू और डज में जो मतलब बंदिशें थी वो यहां पर नहीं है। डिड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, वेरी सिंपल है ना, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। अब बात करेंगे डू जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा, पैरेलली डज जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा, और डिड जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा। तो जब भी आप डू को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर देखेंगे, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर देखेंगे, तो सीधे सीधे आपको वाक्य में उसका शाब्दिक अर्थ नहीं नजर आएगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो शाब्दिक अर्थ को ढूंढना बंद करिए। जब भी सहायक क्रिया की बात करूं, शाब्दिक अर्थ को यानी कि एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन को ढूंढना बंद करिए। एसेंस को समझिए, मतलब को समझिए, उसके पीछे की कहानी को समझिए, ताकि आप हमेशा आप अंग्रेजी बोल सके। ऐसा नहीं हो कि आज पढ़ा, बोल लिया, कल भूल गए, ऐसा नहीं है ना। तो सहायक क्रिया के तौर पर यूज होता है, और ये सवाल पूछने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुली यूज होता है। सहायक क्रिया के तौर पर जब यूज होता है, नॉर्मली भी होता है, बट ये मोस्टली सवाल पूछने के लिए यहां पर आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। क्या होना चाहिए आपके सवाल में, क्या ता हूं, क्या ते हो, क्या ते हैं, ठीक है। यूज देख लीजिए। क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। अब मानो तुमको डू का कॉन्सेप्ट नहीं पता, अब पूछ लो ये सवाल, क्या मैं खाता हूं, तो कहोगे, बहुत सारे महानुभाव हैं होंगे जो कहेंगे व्हाट आई ईट, है ना। पर आप समझिए, व्हाट आई ईट का मतलब होता है मैं क्या खाता हूं। ये है क्या मैं खाता हूं, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खाता हूं। तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं होगी यहां पर, है ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अंग्रेजी अलग है, आप अलग लैंग्वेज सीख रहे हो, तो अलग लैंग्वेज जब सीखते हो तो एफर्ट भी अलग से मारना पड़ता है, एफर्ट, है ना। तो डू का कॉन्सेप्ट जरूरी है, डज का कॉन्सेप्ट जरूरी है, डिड का कॉन्सेप्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो डोंट टेक इट लाइटली, बिकॉज अगर देखो, एक तो या होता है, या तो ये होता है कि नहीं भाई हाँ लगे हुए हैं, पढ़ रहे कर रहे, है ना। या तो होता है 2 महीने का टाइम अपने आप को दो, किसी एक जने को फॉलो करो, या तो किसी का कोर्स ले लो, सीखो, खत्म करो, मैटर क्लोज वहीं पर। जिंदगी भर अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं ना, और काम है कि नहीं जिंदगी में, करियर बनाना है, पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना, सब कुछ तो करना है लाइफ में, पर कितने दिन तक अंग्रेजी के पीछे पड़े रहोगे, है ना। तो समझ लो, जो कॉन्सेप्ट समझाती हूँ समझो, पूरे क्लास को अटेंड किया करो, सब्सक्राइब करके रखा करो चैनल को, कमेंट करके मुझे अपने डाउट्स पूछा करो कि मैम मुझे ये डाउट हो रहा है, मैम मुझे इस टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए। मैंने कभी मना किया आज तक? जितना पॉसिबल होता है ना, सारे टॉपिक के ऊपर क्लास लेकर के आती हूँ। तो टॉपिक लिख के तो देखो, फिर देखो क्लास आती कि नहीं आती है ना। तो पढ़ो और खत्म करो अंग्रेजी सीखने को, ठीक है। तो डू आई ईट, डू का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो ये सवाल हम नहीं पूछ पाते। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, ईट होगा यहाँ पे। क्या तुम जाते हो तो डू यू गो हो जाता, ठीक है। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या हम पढ़ते हैं, डू वी स्टडी। क्या हम पढ़ते हैं, डू वी स्टडी। अब आपको इस बात समझने की जरूरत है कि डू का इस्तेमाल मैंने शुरू में बताया था कि मेन वर्ब के तौर पर जब होता है तो वो आई, यू, वी और दे के साथ होता है। तो सवाल आपके दिमाग में ये अभी तक आना चाहिए था कि मैम जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा तो क्या रूल बदलेगा। जवाब है नहीं, रूल विल बी सेम थ्रू आउट, नो मैटर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा हो, मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा हो, इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा हो, कहीं पर भी यूज हो रहा हो, रूल विल बी सेम, ठीक है।
क्लास के लास्ट में ना रूल्स का एक शीट मैं आपको बता दूंगी, उसको रख लेना अपने पास, ठीक है। डज की बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब यूज होता है वाक्य में दिखेगा क्या ता है, क्या ती है। जैसे क्या वह खाता है, डज ही ईट, क्या वह खाता है, डज ही ईट। क्या वो पढ़ती है, डज शी स्टडी, क्या वो पढ़ती है, डज शी स्टडी। क्या मोहन काम करता है, डज मोहन वर्क, क्या मोहन काम करता है, डज मोहन वर्क। ठीक है, रूल विल बी सेम डज का भी, ही शी इट और नेम के साथ। डिड की बात करते हैं, जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है तो कैसे होगा, अगेन वही वाला लॉजिक रहेगा, शाब्दिक अर्थ ढूंढने का प्रयास ना करें, इसके एसेंस को समझे, मतलब क्या है, कैसे यूज हो सकता है, इस चीज को समझे। ठीक है, क्योंकि सहायक क्रिया में आपको मिलेगा नहीं, मतलब फिर बहुत पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद समझेगा आपको कि अच्छा ये इसका सीधा सीधा शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मत बनाओ चीजों को, कीप इट वेरी सिंपल। डिड की बात करते हैं तो डिड में आपको वाक्य में क्या दिखेगा, क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी, क्या या, क्या ये, क्या ये। दोनों में से कोई भी हो सकता है, और लगा हुआ है। ठीक है, वाक्य में दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो आप समझ जाइए कि डिड का यूज करना है। डिड का यूज जो है पास्ट में होता है, अब तक आपको समझ जाना चाहिए था, नहीं समझे तो मैं मुंह से बता दे रही हूं कि पास्ट में यूज होता है। ठीक है, डू और डज प्रेजेंट में यूज होता है। क्या मैं खाता था, डिड आई ईट, क्या मैं खाता था, डिड आई ईट। क्या आप जाते थे, डिड यू गो, क्या आप जाते थे, डिड यू गो। क्या हम काम करते थे, डिड वी वर्क, क्या हम काम करते थे, डिड वी वर्क। क्या वह पढ़ती थी, डिड शी स्टडी, क्या वह पढ़ती थी, डिड शी स्टडी। क्या राहुल खेलता था, डिड राहुल प्ले, क्या राहुल खेलता था, डिड राहुल प्ले। ठीक है, अब डू का हेल्पिंग वर्ब में कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए और रूल समझ लीजिए। ठीक है, जब इसके साथ नॉट लग जाए तो कैसे वाक्य बनेंगे। आई यू वी दे के साथ यूज होगा, चाहे वो डू कैसे भी यूज हो रहा हो, ये बता चुकी हूं। डू नॉट वाले एग्जांपल्स देख लीजिए। नहीं ता हूं, नहीं ते हो, नहीं ते हैं, ये आपको दिखेगा, ये नेगेटिव। देखो, नॉर्मल वाले वाक्य बताया, इंटेरोगेटिव वाक्य बताया, अब नेगेटिव वाक्य बता रही हूं। शुरू में ही बताया था कि बहुत तरह के वाक्यों के साथ यूज होता है, और मोस्टली असर्टिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इन सब के साथ यूज होता है। तो पहला दोनों बता दिया, मतलब आपको मैंने बता दिया एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव बता दिया, अब ये नेगेटिव वाली देख लो। ठीक है, मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। अब बहुत सारे लोग होंगे ना, ये वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करते हैं पता है, बताऊं, मतलब एकदम लाइव देखा हुआ है। मैं नहीं खाता हूं कहेंगे आई नॉट ईट। क्यों, क्योंकि पढ़ रखा है, नॉट का मतलब नहीं होता है, तो मैं खाता हूं आई ईट होता है, मैं नहीं खाता हूं तो आई नॉट ईट होगा। बट बच्चे, डू तो यूज होगा ही ना होगा, चाहिए ही ना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, जो आपको वाक्य को सपोर्ट करे, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब वाला हिसाब हो गया। क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू को यूज करना बताया। तो इस वाक्य को बनने के लिए मदद चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, डू का काम। ठीक है, चलो डज का देख लो। ही शी इट नेम के साथ यूज होता है, चाहे किसी के साथ भी यूज हो, मतलब कोई सी भी टाइप के वाक्य के साथ यूज हो। नहीं ता है, नहीं ती है, वाक्य में दिखेगा। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। इसको भी लोग ट्रांसलेट करते हैं ही नॉट ईट, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। यू नीड टू एड डज फॉर दिस। ठीक है, तो डज रहेगा ही रहेगा, ये याद रखना इस बात को। डिड को देख लो, रूल विल बी सेम, डिड नॉट भी यूज होता है, इसी को डिंट कहते हैं या डोंट कहते हैं या डजंट कहते हैं। डू को डोंट, डज के साथ नॉट लगा तो डजंट, और डिड के साथ नॉट लगा तो डिडंट। ठीक है, ये ऐसे यूज होता है। नहीं ता था, नहीं ते थे, नहीं ती थी, ये डिड नॉट का हो गया। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। ठीक है, तो अब पूरे क्लास को समराइज करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आज क्या पढ़ा, हमने डू डज डिड के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि डू डज डिड जो है दो तरीके से यूज होता है, मेन वर्ब के तौर पर और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। हमने इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में इस्तेमाल पढ़े। हमने एफर्मेटिव वाले वाक्यों को एग्जाम्पल पढ़ा, हमने इंटरोगेटिव पढ़ा, हमने नेगेटिव वाले वाक्यों को भी पढ़ा। मतलब छोटा सा क्लास है, देख रहे हो कितना सारा चीज आपने पढ़ा। तो ऐसी क्लासेस जो है ना, एक तो कम बन के निकल पाती हैं, बिकॉज बहुत दिमाग लगता है कि कम चीजों में कैसे सबसे ज्यादा नॉलेज दे सकूं। तो क्लास को लाइक और शेयर तो बिल्कुल कर ही दिया करो, और इस पेज का मतलब स्क्रीनशॉट करोगे तो करके रख लो। इसके अलावा रूल वाला पेज भी अलग से दे रखा है समराइज करने के लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट करोगे तो कर लो। दैट इज की डू का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ करते हैं, डज का इस्तेमाल ही शी इट नेम के साथ करते हैं, और डिड का इस्तेमाल
आई यू वी दे ही शी इट नेम यानी कि सबके साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये डू और डज जो है प्रेजेंट में यूज होता है, डिड जो है वो पास्ट में यूज होता है। ये है आज की क्लास, जहां पर इस क्लास में डू डज डिड का ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं रहा जो मैंने नहीं बताया, इससे बाहर इस्तेमाल आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लास को यहीं तक रखते हैं, आप अपने तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।